चलिए दोस्तों, लास्ट टाइम हम जो है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज में यहाँ के पर्यटक स्थलों पर बात कर रहे थे। लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था ये मसूरी हमने पढ़ा था। पर्यटक स्थलों में चक्राता हो गया था और फिर आपका मसूरी हो गया था। लेक्चर 7 में हमने जो कवर किया था, है ना। इससे आगे जो है इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगली जो क्लास है वो आज हम नेक्स्ट तैयार करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और आज पढ़ते हैं देहरादून जनपद में एक पर्यटक स्थल बचा था, वो ऋषिकेश था हमारा। और ऋषिकेश को पढ़ने के बाद यहाँ मिलने वाले प्रमुख मिनरल या खनिज जो है उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी जो है हमारे पास पर्यटक स्थल में आज के लिए जो हेडिंग डालना है ये हमारे पास है अगला पर्यटक स्थल। और वो पर्यटक स्थल है हमारे पास कौन सा, ये पर्यटक स्थल हमारे पास हो जाएगा, ये हम लिखेंगे पर्यटक स्थल। ये आपका है ऋषिकेश के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ऋषिकेश के बारे में, है ना। और जैसे ही ऋषिकेश के बारे में हम चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं ऋषिकेश के कुछ आप जो है मैप देख लेंगे, कौन कौन से मैप ऋषिकेश में आपको देखने हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो थोड़ा सा हम जो है स्लाइड पे इनको देख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऋषिकेश के बारे में जब भी वो चर्चा करेगा थोड़ा सा हम देख लेंगे कि ये शहर किस तरह का एक शहर है, किस तरह दिखता है, कहाँ पर ऋषिकेश है, थोड़ा सा हम देख लेंगे इस शहर के बारे में, है ना। इस तरह से पहला यह मैप लगा लेंगे ऋषिकेश का। ये आपका ऋषिकेश ही आपका है, जो शहर आपको दिखाई देगा ये ऋषिकेश है। और ऋषिकेश में पहला जो है ये आपका लक्ष्मण झूला वाला क्षेत्र है। इसके बाद ऋषिकेश में अगला देखेंगे तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऋषिकेश में ये आपका पशुलोक दिखेगा ऋषिकेश में। और दूसरा ऋषिकेश का जो हम पर्यटक स्थल पढ़ेंगे ये हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पशुलोक के बारे में पढ़ेंगे। ये दूसरा पर्यटक स्थल आपके पास हो जाएगा। तीसरा ऋषिकेश में जब आपको पढ़ना होगा तो ऋषिकेश में वो आपसे पूछेगा कि जो ये आपका पर्यटक स्थल है, अगला हम ऋषिकेश में देखेंगे तो ऋषिकेश में तीसरा पढ़ेंगे हम किसको? एम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एम्स कहाँ है आपका? ऋषिकेश वाले एरिया में। और चौथा जो आपको देखना है ऋषिकेश में वो आईडीपीएल के बारे में हम देखेंगे कि आईडीपीएल भी कहाँ है हमारा, फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है वो कहाँ है? ऋषिकेश में। तो अगला हम उसके बारे में जानेंगे और इस शहर को देखते हैं कि किस तरह से बना है, क्या क्या चीजें यहाँ पर है। इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये भी आपको कहाँ दिखाई देगा? तो ये आपको जो है ऋषिकेश में ही दिखाई देगा। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला यहाँ पर ये लगभग लगभग इस तरह के चीजें आपको ऋषिकेश में पढ़नी। आईडीपीएल हो गया आपका, जो है ये चीजें हो गई, है ना। तो अगला जो शहर है वो हम बात करेंगे, वो किसकी चर्चा करेंगे? ऋषिकेश के बारे में हम देखेंगे कि ऋषिकेश में हमें कौन कौन से स्थल देखने हैं, किन किन के ऊपर बात करनी है। इस तरह से हमारे पास ऋषिकेश बन चुका था, है ना। तो नेक्स्ट जो हम आज चर्चा करेंगे ये कौन सा शहर है ऋषिकेश का। बहुत कुछ ज्यादा यहाँ लिखना नहीं है, मेन मेन चीजों को आपको ध्यान रखना। तो जब भी वो ऋषिकेश के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों ने इसका सबसे पहले लगाना है कि सर इसका स्थिति कहाँ है। तो पहला ही हम लिखेंगे कि इसका जो स्थिति है या इसका जो लोकेशन है ये हम पढ़ेंगे कि ये ऋषिकेश वाले क्षेत्र में इधर से चंद्रभागा आ रही है और इधर से गंगा नदी आ रही है। और ये जो ऋषिकेश है वो किसके संगम पर है? तो ये आपका गंगा नदी हो जाएगी। और इधर देखेंगे आप तो ये वाली नदी कौन सी हो जाएगी? ये चंद्रभागा हो जाएगी। और जहाँ गंगा नदी से चंद्रभागा मिलती है इस जगह पर हम देखेंगे कि इस गंगा नदी के दाहिने तट पर हम कौन सा शहर देखेंगे? यहाँ पर जो शहर है यही शहर आपका किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका ऋषिकेश नगर है। कौन सा नगर है? ऋषिकेश के उपनाम से इसको जानते हैं। कौन सा नगर है? तो ऋषिकेश। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे तो आप पढ़ेंगे कि देहरादून जिले में ये वाली जो जगह है ये यहाँ पर गंगा और चंद्रभागा नदियों के बॉटम पर कौन सा शहर आ जाएगा? ऋषिकेश आ जाएगा, है ना। अब हम बात करेंगे लोकेशन जब हमने समझ लिया तो दूसरी बात करेंगे हम कि ऋषिकेश के उपनाम क्या क्या रहे हैं। तो सेकंड हम बात करेंगे ऋषिकेश के उपनाम पे। और उपनाम जब भी आपको पूछेगा तो आपने लगाना है कि इसके जो उपनाम रहे हैं वो सबसे पहले हम लिखेंगे ऋषिकेश के बारे में कि ऋषिकेश को क्या कहा गया है? वीरभद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? वीरभद्र। ऋषिकेश का दूसरा नाम क्या है आपका? तो कुब्जा मृग कहा गया है। क्या कहा गया है? कुब्जा मृग कहा गया है। ऋषिकेश का तीसरा नाम बोलेंगे तो विश्व की योगा राजधानी। क्या बोला गया है? विश्व की योगा की राजधानी ऋषिकेश को बोला जाता है। आपको ध्यान रखना योगा कैपिटल के उपनाम से भी हम किसको जानते हैं? ऋषिकेश को। अगला जो इसका उपनाम देगा वो आपने लिखना है कि इसे संत नगरी के उपनाम से भी जानते हैं। अगला ऋषिकेश का क्या उपनाम आपको मिलेगा? तो साधु और संतों की नगरी आपका जो है दिखा रहेगा। और नेक्स्ट बात करेंगे तो अगला है चार धामों की तीर्थ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु। अगला इसको बोलते हैं कि जो चार धाम है
इन 4 धामों की जो तीर्थ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है, जो इसकी तीर्थ यात्रा हो रही है, इनका जो प्रारंभिक बिंदु है ये किसको कहते हैं? ऋषिकेश को ही कहते हैं। क्या कहा जाता है? 4 धामों की तीर्थ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु के उपनाम से आप किसको जानते हैं? तो आप ऋषिकेश को ही जानते हैं, इस शहर को जानते हैं जो गंगा और चंद्रभागा नदियों के संगम पर आपका लोकेटेड है, आपका अवस्थित है। और अगला इसको कहा जाता है सागों की जगह। नेक्स्ट कहा जाता है ऋषिकेश को सागों की जगह के उपनाम से भी इसको जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो ऋषिकेश के बारे में इस तरह के जो है ये आपको उपनाम देखने को मिलेंगे। वीरभद्र है, कुब्जाम्रक है, योगा राजधानी है, संत नगरी है, 4 धामों का या तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार है, सागों की जगह है, यात्रा का जो है प्रारंभिक बिंदु। ये कुछ उपनाम है जो हम किसके देखेंगे? ऋषिकेश के जो है उपनाम देखेंगे, हम ध्यान रखेंगे इसमें, है ना। अब जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर हम देखेंगे इसमें कि ऋषिकेश के बारे में जो अगला फैक्ट है वो सबसे पहले इसको बोला जाता है कि जब अंग्रेज सरकार यहाँ पर थी, जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर थी, तो सबसे पहले 1938 में अंग्रेज सरकार ने इस ऋषिकेश को 1938 में पहली बार टाउन एरिया घोषित किया था। ऋषिकेश को क्या घोषित किया था बेटा? तो टाउन एरिया बनाया था, यानी कि छोटा सा कस्बा के रूप में इसको 1938 में किसके द्वारा घोषित किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा इसको जो है टाउन एरिया के रूप में स्थापित किया गया था। फिर आगे बढ़ेंगे, इसका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो 1952 में फाइनली इसको जो है नगर पालिका का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया था? नगर पालिका का दर्जा। और ये दर्जा कब दिया? 1952 में। तो नेक्स्ट आएगा कि ऋषिकेश को नगर पालिका के रूप में कब स्थापित किया गया? 1952। आप बेटा जानते हैं कि नगर पालिका क्या होते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा शहरी एरिया, ऐसा टाउन एरिया जहां लगभग जो है 20,000 से ऊपर की जनसंख्या हो और 1 लाख से नीचे जो जनसंख्या है, तो इसको जो है 1952 में आपने नगर पालिका बनाया। और फिर आपका जो है 26 अक्टूबर लगभग जो है दिन है कब का? 26 अक्टूबर। और ये 26 अक्टूबर कब का है? 2017 का। इसको उत्तराखंड में जो है नगर निगम बना दिया गया। ऋषिकेश को किसका दर्जा दिया गया? नगर निगम का। और इस तरह से देहरादून जिले का दूसरा नगर निगम आपने किसको बनाया था? ऋषिकेश शहर को। मतलब इसका जो पॉपुलेशन है वो कहाँ? 1 लाख से ऊपर हो गया था। और इस प्रकार से इसको जो है दूसरा नगर निगम आपने स्थापित किया था। ये पेपर में आपको बनेगा कि ऋषिकेश को नगर निगम का दर्जा जो है कब दिया गया? 2017 में, है ना। अच्छा, कुछ उपनाम इसके चलते हैं, जैसे इसमें जो है आपका इसको जो है जो आपने लिखा वीरभद्र कुब्जाम्रक, इसके साथ ही ये बोल देता है कि हिमालय का, गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार। इसमें आपने फिर लिख देना है कि इसी के लिए एक शब्द आता है जिसका नाम क्या है? गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार। तो जब भी वो आपसे पूछेगा कि किससे कहते हैं गढ़वाल हिमालय का एंट्री गेट, तो आपने लिखना है कि गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार भी किसके लिए कहा जाता है? ऋषिकेश के लिए ही कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। और ऋषि कण्व की तप स्थली, हालांकि वो आपका जो है इसी को माना जाता है, इसमें ध्यान रखना है, गंगा और चंद्रभागा नदियों के संगम पर आपका लोकेटेड है। तो जब भी ऋषिकेश पूछेगा तो ऋषिकेश का पहला लोकेशन आपने क्लियर करना है चंद्रभागा और गंगा नदियों के तट पर। और गंगा नदी के दाहिने तट पर आपको ये शहर मिलेगा। ये जो आपको सिटी दिखाई दे रहा है, ऋषिकेश दिखाई दे रहा है, ये स्थापित। इसके बाद जब भी इसके उपनाम पूछेगा तो आपने लगाना है कि इसको वीरभद्र कहते हैं, इसको कुब्जाम्रक कहते हैं, इसको विश्व की योगा की राजधानी कहते हैं, इसको संत नगरी कहते हैं, इसको 4 धामों का प्रारंभिक बिंदु या 4 धाम यात्रा का प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, इसको सागों की जगह कहते हैं, इसको गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार के उपनाम से भी हम जानते हैं। ये ध्यान रखना है। अच्छा, ऋषिकेश के बारे में जब बात करेगा तो सबसे पहले अंग्रेजों ने 1938 में इसको टाउन एरिया घोषित किया था। 1952 में इसको नगर पालिका बनाया गया और 26 अक्टूबर 2017 को इसे जो है नगर निगम का दर्जा दे दिया गया था कोटद्वार के साथ ही। ये अगर बात करेंगे तो देहरादून के बाद लगभग जो दूसरा नगर निगम बन जाता है उत्तराखंड का। ये आपको ध्यान रखना है ना। अब कौन कौन से पर्यटक स्थल आपको यहाँ दिखाई देंगे? तो आप देख रहे हैं सामने आपको दिखाई दे रहा है कि पहला जो पर्यटक स्थल है वो ऋषिकेश में कौन सा आ जाएगा। तो यहाँ से आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि ऋषिकेश में ही आपको क्या मिलता है। तो पहला जो पर्यटक स्थल है ऋषिकेश में वो आपको कौन सा मिलेगा? लक्ष्मण झूला आपको कहाँ मिल जाएगा? ऋषिकेश में। तो सबसे पहले हम लक्ष्मण झूला के बारे में देखेंगे। लक्ष्मण झूला के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो अगला आपको ऋषिकेश में मिल जाएगा पशुलोक। और पशुलोक से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऋषिकेश से बार बार पूछा जाएगा।
पशु लोग के बाद जब तीसरा आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना है कि ऋषिकेश में ही आपको मिलेगा ये आपका जो है फार्मास्यूटिकल इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। अगला जो मिलेगा वो मिलेगा इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। और इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड भी आपको कहाँ मिलेगा? ऋषिकेश में। हालांकि वर्तमान में बेटा ये बंद हो चुकी है, दवा बनाने की फैक्ट्री है फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। और इसके बाद चौथे नंबर पर ऋषिकेश में आप बात करेंगे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भी आपको कहाँ दिखने को मिलेगा? तो आपको ऋषिकेश के आसपास में ये चीजें आपको दिखाई देगी, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो लक्ष्मण झूला है इसके ऊपर। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले पे बात करते हैं कि ऋषिकेश का पहला पर्यटक स्थल कौन सा है। तो आप बात करेंगे कि ये कौन है? लक्ष्मण झूला है। और जरा लक्ष्मण झूला को थोड़ा सा देख लेंगे कि किस तरह का ये पर्यटक स्थल दिखाई देता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं, कब और किसने बनाया था, तो थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो ये पहला जो है ये आपका ऋषिकेश का प्रमुख पर्यटक स्थल है, लक्ष्मण झूला के रूप में आपने ध्यान देना है। प्रश्न बनेंगे तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये आपका लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश में, है ना। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे ऋषिकेश में ही जो हमें पहला पर्यटक स्थल मिलेगा वो आप सभी बच्चे लिखेंगे कि सर पहला ऋषिकेश में ही हमको क्या मिलता है? लक्ष्मण झूला नाम का पर्यटक स्थल मिलता है। और लक्ष्मण झूला की जब भी आप बात करेंगे बेटा तो लक्ष्मण झूला के सबसे पहले जब पौराणिक इतिहास इसका बोलेगा वो कि लक्ष्मण झूला का पौराणिक इतिहास क्या है, तो इसके पौराणिक इतिहास में आप सभी बच्चे देखेंगे कि रामायण काल में हम बात करेंगे। रामायण काल में इस जगह पर जहाँ लक्ष्मण झूला है यहीं पर एक इंद्र कुंड हुआ करता था। कौन सा कुंड होता था? इंद्र कुंड होता था इस स्थान पर। और ये कब की बात है? जब रामायण काल आपको पूछा जाता है ना। और इसी पर रामायण कुंड के ऊपर ही ये जो है भगवान लक्ष्मण जी है, उन्होंने यहाँ पर जूट की रस्सियां बांध कर यहाँ पर जूट की रस्सियों से इस इंद्र कुंड को पार किया था। जूट की रस्सियों से क्या किया था? इस इंद्र कुंड को पार किया था। और तभी से हम जानते हैं कि इस स्थल का जो नाम है वो आपका जो है लक्ष्मण झूला के नाम से रखा गया है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने बेटा पौराणिक काल में रामायण काल में कहते हैं कि इसी जगह पर जूट की रस्सियां बनाकर ये जो पूरा इंद्रकुंड वाली जगह थी इसको पार किया था। और तभी से इसके नाम का कॉन्सेप्ट आया था, ये जो हम पढ़े लक्ष्मण झूला, तभी से इसके नाम जो है पौराणिक समय में आ गया था। इसको ध्यान रखें। अब नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप सभी बच्चे देखते हैं कि सर समय होता है 1889 का 1889 में। और कोलकाता से एक व्यक्ति आता है, कोलकाता का व्यक्ति है एक जिसका नाम है सूरजमल जुहानूवाला। कोलकाता के कौन थे? सूरजमल जुहानूवाला, आपको ध्यान रखना है। और इस सूरजमल जुहानूवाला ने जब भी हम देखेंगे तो इसने जो है जुहानूवाला साहब ने क्या किया था? ये जो है यहाँ पर रस्सियों से निर्मित ये जो झूला पुल है उसका निर्माण कराया था। आपको ध्यान रखना है। समय कब का है? तो 1889 में कोलकाता के सेठ जुहानूवाला ने इसको बनाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो अगली जो बात है, नेक्स्ट बात करेंगे लगभग 1924 के आसपास। और ये जो आपका सूरजमल जुहानूवाला ने ये जो ब्रिज बनाया था, झूला पुल बनाया था, ये बाढ़ की वजह से पूरी तरह से, बाढ़ से क्या था? पूरी तरह से टूट गया था। पूरी तरह से क्या हो गया था? टूट गया था और ये समाप्त हो गया था। इसके बाद हमने बात करी कि लगभग 11 अप्रैल 1930 को, 11 अप्रैल 1930 को हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो PWD विभाग था, इनके द्वारा ये जो आधुनिक लक्ष्मण झूला पुल है जो आपको अभी दिखाई देता है, आधुनिक जो लक्ष्मण झूला पुल है, आधुनिक जो लक्ष्मण झूला पुल है, इसकी स्थापना की गई थी। और ये आपको फिलहाल दिखाई देता है। तो बार बार पेपर में आता है कि जो लक्ष्मण झूला है एक बार पढ़ लीजिए, डायग्राम देख लीजिए, डन करिए, इसको बार बार नहीं देखना है। तो लक्ष्मण झूला आपको ये दिख रहा है गंगा नदी के ऊपर। जब भी आपको पूछेगा ऋषिकेश तो गंगा नदी के दाहिने तरफ ये पूरा के पूरा आपको शहर दिखाई देता है, मैंने आपको बता दिया। जब भी ऋषिकेश को पूछेगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार 1938 में इसको टाउन एरिया बनाया गया था, 1951-52 में इसको नगर पालिका का दर्जा दिया गया और अक्टूबर 2017 में, 26 अक्टूबर 2017 में इसको जो है नगर निगम बना दिया गया था, है ना। मैंने बोला इस ऋषिकेश जो शहर है इसके क्या क्या उपनाम है, तो आप सभी ने लिख दिया कि सर इसके जो प्रमुख उपनाम है वो अभी अभी हमने लिखा कि इसको क्या कहते हैं, इसको वीरभद्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से ये शहर जाना जाता है? तो वीरभद्र कहते हैं, है ना। दूसरा मैंने बोला कि इसी शहर के लिए एक नाम आता है जिसको कुब्जा मरग कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। तीसरा मैंने बोला कि इस शहर के लिए उपनाम आता है विश्व की योगा राजधानी, क्योंकि योग मेडिटेशन के लिए ये पहले से ही फेमस है, तो इसको विश्व की क्या बोलते हैं? योगा राजधानी बोला जाता है। चौथा मैंने बोला कि इसको कहते हैं कि जो चार धाम है,
चार धाम यात्रा है उसका जो है या तीर्थ यात्रा उसका प्रवेश द्वार के उपनाम से इसको जाना जाता है ना। 5वें नंबर पर आपको ध्यान देना, ये जो है 4-5 नाम आपको इसके ध्यान रखने कि किन किन उपनामों से ये जाना जाता है। तो ये कुछ इसके उपनाम थे जो मैंने आपको लिखवाए हैं, इन इन उपनामों से इसको हम ऋषिकेश को जानते हैं ना। सागों का शहर आपको क्या बोला था, क्या कहते हैं, सागों का शहर के उपनाम से भी इसको जाना जाता है, सागों का शहर। और फिर ऋषि ऋषिकेश ने यहाँ तपस्या किया था, वो सब पौराणिक स्टोरी। तो इस तरह से पहला जो है ये लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में, वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया 11 अप्रैल 1930 को। और इस तरह से पहला जो पर्यटन यहाँ पर प्लेस है वो क्या था, लक्ष्मण झूला है ना। इसके बाद हम दूसरे पे चलेंगे, अगला पढ़ेंगे, यहीं पर आपको क्या दिख जाएगा, वो दिखेगा आपको क्या, पशुलोक ऋषिकेश। तो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, पशुलोक की। और ये पशुलोक के बारे में थोड़ा सा डिबेट करते हैं कि पशुलोक कब बनाया, किसने बनाया और क्या है पशुलोक, क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान रखते हैं सभी। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि जब भी ऋषिकेश में पशुलोक की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ऋषिकेश में जो पशुलोक बनाया था वो लगभग किसने बनाया था, मीराबेन ने। और मीराबेन को आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की एक शिष्या थी और इन्होंने ही ऋषिकेश में किसकी स्थापना करी थी, पशुलोक की स्थापना करी थी। और पशुलोक को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये वर्तमान स्वरूप इसका ये है। और यदि आपको पूछेगा कि जो पशुलोक है वो किस तरह से जो जब स्थापित हुआ था तो किस प्रकार से दिखाई देता था, तो लगभग थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये पशुलोक की पुरानी जो है आपको पिक दिखाई देगी। ये आपका पशुलोक इस तरह का है, जब इसको जो है मीराबेन ने स्थापित किया था तो इस तरह से पशुलोक आपको दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। ये इस तरह का जो है स्थल है पशुलोक, ये आपको ध्यान रखना। पशुलोक को थोड़ा सा इस तरह से देख लीजिएगा, लगभग ये है आपका पशुलोक की जब भी वो बात करें, ठीक है। इस तरह से ये तीन चीज। तो अगला जो बात करना है लक्ष्मण झूला के बाद वो हमने पढ़ना है किसको, पशुलोक को। तो नेक्स्ट बात करेंगे पशुलोक ऋषिकेश के बारे में, अगला हेडिंग लिख लेंगे, नेक्स्ट समझेंगे कि लक्ष्मण झूला के बाद ऋषिकेश में जो दूसरा है वो पशुलोक है। और पशुलोक कब स्थापित किया गया था, 1948 में। और इसकी स्थापना करने वाली कौन थी, तो बेटा ये आप देख रहे हैं सामने जो फोटो लगी है, ये जो आप देख रहे हैं ये है मीराबेन, महात्मा गांधी की शिष्या। और उन्होंने ऋषिकेश में इसको स्थापित किया था। हम लिखेंगे कि इसकी जो स्थापना करी थी ये 1948 में किसने करी थी, मीराबेन ने। और मीराबेन के बारे में आप जानते हैं कि ये महात्मा गांधी की एक ब्रिटिश शिष्या थी, है ना। और जिसका जो है नाम था वो क्या था, कैथरीन हाईलामन था। क्या था, कैथरीन। मीराबेन के बारे में आप लिखेंगे तो इसको यहाँ पर क्या कहा जाएगा, तो मीराबेन को जो है आप देखेंगे इनका जो नाम है वो मैडलिन स्लेड है बेटा, सॉरी माफ करना, क्या था, मैडलिन स्लेड है। और इनके साथ ही एक दूसरी शिष्या है सरला बहन, इनके साथ कौन थी, सरला बहन या सरला बहन आप लिख सकते हैं। और सरला बहन का जो मूल नाम था वो क्या था, वो था बेटा कैथरीन हाईलामन। क्या था, कैथरीन हाईलामन, आपको ध्यान रखना है। क्या लिखते थे, कैथरीन हाईलामन लिखते थे। तो इनका नाम क्या आपको मैडलिन स्लेड मिल जाएगा, किसका, मीराबेन का। और इन्होंने ही ऋषिकेश में किसकी स्थापना करी थी, 1948 में, पशुलोक की। और पशुलोक को यदि आप देखेंगे तो ये इसकी प्राचीन फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाला जो फोटो है ये इनका जो उस समय का फोटो है। और आधुनिक समय में पशुलोक ये है आपका, इसको पशुलोक को इस तरह से स्थापित कर दिया गया है। और पशुलोक को स्थापना करने वाली ये महात्मा गांधी की शिष्या कौन है, मीराबेन है, जिनको आप क्या कहते हैं, मैडलिन स्लेड के नाम से जानते हैं। और इन्हीं की दूसरी एक शिष्या थी सरलाबेन, जिसको आपने क्या बोला है, कैथरीन हाईलामन के नाम से आप जानते हैं। और नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, पशुलोक की। और जब भी वो पशुलोक की बात करेगा तो ये शांति साधना का एक केंद्र था। यहाँ पर जब भी पूछेगा आपसे तो क्यों इसको बनाएगा, तो एक जो है शांति साधना या मेडिटेशन का केंद्र था। तो पहला लिखेंगे कि शांति साधना का ये केंद्र हुआ करता था, कि केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और दूसरा लिखते हैं कि पशु कल्याण के लिए भी इसका जो है बनाने का जो उद्देश्य था वो पशु कल्याण था। और पहला क्या था, शांति साधना के लिए ये जो है एक जो है आश्रम के रूप में स्थापित किया गया था पशुलोक। तो अगली जो जगह है वो ऋषिकेश में आपको क्या मिलेगा, पशुलोक के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगला जो पूछेगा, नेक्स्ट जो बात करेगा वो इसके बाद आपसे पूछेगा कि अगला जो है नेक्स्ट वो है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो ऋषिकेश में अगला जो संस्था है, अगले जो बॉडी आपको पढ़ना है
वो IDPL के बारे में आपने बात करना है। किसके बारे में पढ़ना है? IDPL के बारे में पढ़ना है, इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। फटाफट से एक एक बार देख लीजिए और इसको डन कर लीजिएगा। तो अगली जो संस्था यहाँ पढ़नी है वो आपने किसके बारे में पढ़ना है? इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो अगला जो है ऋषिकेश में ही क्या है, हालांकि वर्तमान में ये बंद हो चुका है, ये था इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। क्या था? इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, आपको ध्यान रखना है। और ये संस्था ऋषिकेश में है, आपको ध्यान रखना, ये है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। और जब भी इसके बारे में बोलेगा तो IDPL की ऋषिकेश में जब भी स्थापना पूछेगा तो आपने लगाना है कि जो है 5 अप्रैल 1961 को ये इसका जो है यूनिट यहाँ स्थापित किया गया था। तो इसकी जो स्थापना लिखेंगे सभी बच्चे, आपको ध्यान रखना है, ये आपका है 5 अप्रैल 1961 में, है ना। और जब ये पूरी तरह से ऋषिकेश में आपको पूछेगा तो ऋषिकेश में कब से संचालित है? 1967 में से ये कहाँ संचालित है? ऋषिकेश में। और ये इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बेटा एक यहाँ पर क्या है, तो दवा निर्माण कंपनी था। ये क्या था? दवा निर्माण की एक क्या थी? कंपनी यहाँ पर थी, आपको ध्यान रखना। और जब बात करेगा तो 2006 में लगभग ये जो है पूर्ण तो यहाँ पर बंद हो चुकी 2006 से। तो वर्तमान में जब भी पूछेगा बेटा तो ये लगभग जो इसमें कार्य बंद है, तो लगभग 2006 से इसको बंद कर दिया गया है। और ये आपका इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कि ऋषिकेश में है, वो आपको ध्यान रखना है। 5 अप्रैल 1961 को इसका यूनिट बना था और ऋषिकेश में ये जो है 1967 से चल रहा है, दवा निर्माण कंपनी है। और फिर 2006 के बाद लगभग जो है इसने कार्य करना बंद कर दिया, तो 2006 से ये लगभग जो है बंद हो चुका है। तो IDPL आपको ये ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगली बात करेंगे, अगला जो है नेक्स्ट चर्चा करेंगे वो है हमारे पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो अगला जो हम लिखेंगे वो है ऑल इंडिया, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कौन सा है? मेडिकल साइंस है, वो आपको ध्यान रखना है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जब भी हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ है? ये भी आपका ऋषिकेश में है। और थोड़ा सा देख लेंगे इसको भी कि जो एम्स है यहाँ पर वो किस तरह से क्या है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये है आपका ऋषिकेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इससे भी प्रश्न आते हैं कि एम्स कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है कि एम्स जो है वो ऋषिकेश में है। और ऋषिकेश में एम्स की जो स्थापना हुई है, एम्स जो ऋषिकेश में बनाया गया है, वो आपको ध्यान रखना है कब ऋषिकेश में एम्स की स्थापना हुई। तो एम्स यहाँ पर जो है इसका निर्माण 2004 से प्रारंभ हो गया था। इसका निर्माण जब भी पूछेगा तो 2004 से निर्माण कार्य प्रारंभ है, जब नारायण दत्त तिवारी है तो बेटा इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। और लगभग बनकर तैयार कब हुआ? ये तो फरवरी 2012 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? फरवरी 2012 में। और यदि इसका कार्य करना शुरू बोलेगा फाइनली जो है कब से OPD यहाँ पर स्थापित हुआ, तो OPD की जो सेवाएं हैं वो आपको ध्यान रखना है, ये 2013 से संचालित की गई इस एम्स ऋषिकेश में। तो आपको तीनों बातों को थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक आपका श्रीनगर में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, दूसरी शाखा आपकी कहाँ है? ऋषिकेश में आपको दिखाई देगी। जो किस रूप में? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ देखने को मिलेगा? तो ऋषिकेश में ही आपको देखने को मिलेगा, ये आपने ध्यान देना है। तो इस तरह से जो है 2-3 चीजें यहाँ पर आपने पढ़ी कि यहाँ पर आपका एम्स है, यहीं पर ही हमारा क्या दिखा था, यहीं पर आपका इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड था। यहीं पर जब हम आए थे तो यहीं पर हमने देखा पशु लोक था, मीराबेन ने स्थापना करी 1948 में, शांति साधना योग मेडिटेशन और साथ में कताई बुनाई जैसे आश्रम पशु कल्याण के लिए। और मैडलिन स्लेट जो है मीराबेन को कहते हैं, जो महात्मा गांधी की शिष्या है उत्तराखंड में। सरला बहन भी एक और शिष्या है जो कैथरीन हाइलामन के नाम से जानी जाती है। अगला बात करेंगे तो यहीं पर हमने लक्ष्मण झूला की बात करी थी कि लक्ष्मण झूला भी हमारे पास कहाँ है? ऋषिकेश में। और यदि पौराणिक काल की बात करेंगे, रामायण काल की बात करेंगे, तो यही वो स्थान था जहां नीचे इंद्रकुंड था और उसके ऊपर जूट की रस्सियां बनाकर इसको पार किया था लक्ष्मण जी ने। और इसीलिए तब से इसका नाम लक्ष्मण झूला है। आधुनिक समय में 1879 में हमने बात कर 89 में बात करा कि कोलकाता के सेठ सूरजवंश जुहानूवाला ने बनाया। 1924 में बाढ़ से पूरी तरह टूट गया था। और ये जो आधुनिक रूप आप देख रहे हैं इस लक्ष्मण झूला का,
ये आधुनिक स्वरूप आप देखेंगे तो ये कब से बना है, ये 11 अप्रैल 1930 को इसको बनाया गया। और 11 अप्रैल 1930 को लक्ष्मण झूला पुल जो बनाया, तो इस पुल की जो टोटल लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है, यदि आपसे कभी भी पूछेगा तो इसकी लंबाई आप लिखेंगे 140 मीटर है। लक्ष्मण झूला कितना लंबा है, 140 मीटर इसकी लंबाई है। ये गंगा के ऊपर जो बना हुआ है। यदि इसका ऊंचाई पूछेगा तो ऊंचाई लगानी आपने, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 22 मीटर है। गंगा नदी के ऊपर ये लगभग कितना ऊंचा है, 22 मीटर। और फिलहाल जो है जब हम करंट की बात करेंगे तो इसको जो है एक ग्लास ब्रिज के रूप में बनाने की बात कर रही है उत्तराखंड सरकार। किस रूप में बनाने की बात कर रही है, तो कांच का ब्रिज के रूप में इसको बनाने की बात कर रही है। ये आपका लक्ष्मण झूला था, इसको आपने ध्यान रखना था, ये मैंने बता दिया था। और इस तरह से ये जो ऋषिकेश है हमारे पास, लगभग ऋषिकेश भी आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से पर्यटक स्थल जो थे देहरादून जिले के वो पूरे हुए। तो अगला जो हमारा टॉपिक है इसके बाद वो हम पढ़ेंगे देहरादून जनपद के प्रमुख खनिज, और वो खनिज किस तरह से यहाँ काम करते हैं, कौन कौन से खनिज आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट आप देखेंगे देहरादून जिले में जो प्रमुख मिनरल आपको मिलते हैं या खनिज जो यहाँ मिलते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगली बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है देहरादून जनपद के प्रमुख खनिज। और प्रमुख खनिजों में हम बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा देख लेंगे जरा अच्छे से, खनिज वाले टॉपिक को हम देख लेंगे। तो पहले बात करेंगे कि कौन कौन से खनिज हमें यहाँ दिखाई देंगे। तो पहले हम कुछ जो है इंट्रो इसका भारत के सेंस में निकाल देंगे, और दूसरा हम बात कर लेंगे कि हमारे राज्यों में कौन कौन से खनिज आपको देखने को मिलते हैं ना। तो पहले हम बात करेंगे भारत के सेंस में, और अगला हम देख लेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से खनिज या मिनरल आपको दिखाई देते हैं, और फिर देहरादून जिले के अंदर कौन कौन से खनिज आपको दिखेंगे। ये आपका दो मैप पे हमने चर्चा करनी। उत्तराखंड में कौन कौन से खनिज है, भारत में खनिज क्या है, तो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि खनिज किस किस तरह से जो है आपको पढ़ना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर खनिज को हम बाई मैप देखेंगे। तो जरा देखेंगे, पहला जब भी आपको पूछेगा कि जब भी आपसे प्रश्न करेगा तो आपने ध्यान देना है कि पहला तो जो है खनिज क्या है ना। जो खनिज होते हैं या खनिज का या जो मिनरल होते हैं, ये मिनरल है क्या, आपको ध्यान देना है। तो जब भी आपसे पूछेगा खनिज क्या है, तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे कि पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके, हम लिखेंगे इसमें कि पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। मिनरल का जब भी आपसे डेफिनेशन पूछे खनिज कहते हैं, तो आपने इस तरह लिखना है कि खनिज क्या होते हैं। तो पहला डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, मिनरल क्या होते हैं। तो आपने लिख दिया कि पृथ्वी के भूगर्भ में खुदाई करके प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है, तो खनिज कहा जाता है ना। अब खनिज जो होते हैं वो आप सभी जानते हैं कि खनिज जो है शुद्ध रूप से नहीं मिलते हैं धरा पर। तो खनिज जो हैं ये आपको ध्यान देना है कि दूसरा जो है खनिज हमेशा किस रूप में मिलते हैं, अयस्क के रूप में मिलते हैं या ओर के रूप में मिलते हैं, कच्चे माल के रूप में आपको मिलते हैं, और या अयस्क के रूप में। ये पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी के अंदर से ये कच्चे माल के रूप में या रॉ मटेरियल के रूप में आपको मिलते हैं। और ये जो रॉ मटेरियल होता है मिनरल का, इसी को हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं या और बोलते हैं ना। तो खनिज जो है वो पृथ्वी के अंदर जब भी हमें बात करेगा तो पृथ्वी के अंदर ये किस रूप में मिलते हैं, तो रॉ मटेरियल के रूप में मिलते हैं, जिनको हम अयस्क कहते हैं। तो खनिज जिस रूप में पृथ्वी से प्राप्त किए जाते हैं, या खनिज जो है जिस रूप में पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। पृथ्वी के अंदर से या भूगर्भ से जिस रूप में ये प्राप्त होते हैं या जो इनका प्राकृतिक रूप है, उसी को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो और आपको समझ में आ गया, प्रत्येक खनिज का अयस्क होता है। जैसे आप देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम है उसका बॉक्साइट है, लोहा है तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट, ये सारे के सारे आपको दिखेंगे कि ये रॉ मटेरियल है, ये आपके जो है अयस्क हैं।
जिनसे हम जो है शुद्ध करके प्योरीफाई करके क्या प्राप्त करते हैं, तो खनिज प्राप्त करते हैं। तो खनिज जो है ज्यादा मूल तो जो है अयस्क के रूप में पृथ्वी के अंदर विद्यमान है ना, थोड़ा ध्यान देंगे। और अयस्क की अगर बात बोलेगा तो जैसे आपने लिख दिया कि यदि आपको बोलेगा कि जो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम आप ध्यान देंगे कि एल्यूमिनियम कभी भी जो है शुद्ध रूप से नहीं मिलता है। एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए हमें जो है सबसे पहले पृथ्वी के अंदर से क्या प्राप्त करना होगा, बॉक्साइट प्राप्त करना होगा। जैसे आप दूसरा बात करेंगे कि लोहा, तो लोहे को जब भी प्राप्त करना है तो लोहा कभी भी शुद्ध रूप से ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे आप देखते हैं लोहा जो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इस तरह के जो है कच्चे अयस्क के रूप में आपको मिलेगा। तो ये अयस्क हैं बेटा, धातुएं जो कच्चे रूप में पृथ्वी के अंदर जो प्राप्त होती तो उसको अयस्क कहते हैं। तो खनिज और अयस्क थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यदि भारत की बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है कि इस भारत में या भारत में लगभग 4 तरह के आपको मिनरल मिल सकते हैं। कितने तरह के खनिज आपको मिलेंगे, 4 तरह के। पहले जो है वो आपको मिलेंगे धात्विक खनिज। अगर मिनरल को हम देखेंगे तो पहला जो टाइप है वो मिनरल का आपको किस तरह का मिलेगा, धात्विक खनिज मिलेगा। दूसरा जो है वो नॉन मेटल मिनरल मिलेगा, वो होते हैं अधात्विक खनिज। दूसरा खनिज किस तरह का है, तो वो है नॉन मेटल आपके अधात्विक खनिज। तीसरे जो खनिज आपको मिलेंगे वो आप ध्यान रखेंगे, ये आपका है परमाणु खनिज, एटॉमिक खनिज। कौन से हैं, परमाणु मिनरल, एटॉमिक मिनरल। और चौथे नंबर पर जो आप पढ़ेंगे वो आपके पास है ईंधन खनिज। कौन सा है, फ्यूल मिनरल या ईंधन खनिज, जिनको आप ध्यान देते हैं। तो अगर मिनरल की बात करेंगे तो कितने टाइप के होते हैं इंडिया में, यदि मिनरल का आपको बात पूछेगा तो 4 तरह के हैं। और 4 तरह में से पहला जो खनिज है वो आपको ध्यान रखना है कि धात्विक या मेटल जो मिनरल है आपके, मेटल जो मिनरल है, धात्विक जो खनिज है, इसमें पहला आपको क्या दिखाई देगा, जैसे लोहा, अर्थात जो कठोर होते हैं, जो आसानी से टूटते नहीं, जो भंगुर नहीं होते हैं। तो पहला कौन हो जाएगा, लोहा। दूसरा कौन हो जाएगा, तांबा। तीसरा कौन हो जाएगा, चांदी। चौथा कौन हो जाएगा, सोना। पांचवा कौन हो जाएगा, कांसा। तो ये सारे के सारे क्या है, ये जो ठोस होते हैं जो आपके आपके धात्विक खनिज है। इसके बाद नीचे चलेंगे नॉन मेटल में, तो आप बात करेंगे जैसे अभ्रक या माइका। सबसे पहला नाम नॉन मेटल में किसका आएगा, अभ्रक का। अभ्रक को जैसे ही आप जो है थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करेंगे तो आसानी से टूट जाएगा, अर्थात ये नॉन मेटल आपका मिनरल में आ जाएगा। कौन, अभ्रक। दूसरा कौन आ जाएगा, जैसे चूना पत्थर। तो चूना पत्थर भी कैसा मिनरल है, अवसादी चट्टानों में मिलता है और कैसा है, नॉन मेटल है। जैसे आपको तीसरा मिलेगा नमक की चट्टान। नमक की चट्टान भी कैसा हो जाएगा, तो आपका नॉन मेटल। जैसे चौथा आ जाएगा आपका कोयला। तो कोयला भी आपको कैसे दिखेगा, और धात्विक या नॉन मेटल आपको मिनरल दिखाई देगा, है ना। इसमें जो है एस्बेस्टस वगैरह है, ये सब आपको किसमें दिखाई देगा, और धात्विक खनिज में दिखाई देगा। तीसरे में जब हम चलेंगे परमाणु खनिज में, एटॉमिक मिनरल में, तो इसमें हम बात करेंगे जैसे यूरेनियम। तो यूरेनियम आप देखेंगे, यूरेनियम कैसा खनिज है, आपका जो है परमाणु खनिज है। जैसे आपको मिल जाएगा थोरियम, तो थोरियम भी आपको कैसा खनिज मिल जाएगा, परमाणु खनिज आपको मिल जाएगा, है ना। थोरियम भी क्या है, परमाणु खनिज है। जैसे जिरकॉन आपको क्या मिल जाएगा, तो जिरकॉन भी आपको क्या पढ़ेंगे आप, परमाणु खनिज आपको मिल जाएगा। जिरकॉन भी क्या है, परमाणु खनिज है। और चौथा अगर बात करेगा बोरियम, तो बोरियम भी आपको क्या मिल जाएगा, परमाणु खनिज। बोरियम भी क्या हो जाएगा, तो बोरियम भी आपका परमाणु खनिज में आ जाएगा। ये 4 तरह के मिनरल जो है आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो है परमाणु या एटॉमिक जो मिनरल है वो आपके है ना। और जब आप ईंधन खनिज की बात करेंगे तो पृथ्वी के अंदर से जिनसे आप फ्यूल प्राप्त करते हैं, पहला क्या हो जाएगा, कोयला। और कोयला को आप सब जानते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलने वाला ये जो है ईंधन आपका खनिज है। अगर भारत में बात करेंगे तो अभी भी जो है 60% के आसपास जो एनर्जी है वो इस का जो सोर्स है वो कौन है, कोयला है। तो पहला क्या हो जाएगा, कोयला। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम है वो भी आपको किस तरह से मिलेगा, तो ईंधन खनिज के रूप में आप पेट्रोलियम को भी जानते हैं। और पेट्रोलियम के विभिन्न आपको जो है अलग अलग इसके पार्ट मिलेंगे, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है ना, मोम है, आपका तारकोल है, ये सब इसके पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो पेट्रोलियम है और केरोसिन वगैरह। तो 4 तरह के आपको मेन मिनरल जब हम भारत की बात करेंगे तो इस तरह से, पहले नॉन मेटल है, पहले जो मेटल है, मेटल मिनरल है, दूसरे नॉन मेटल मिनरल है, तीसरे एटॉमिक मिनरल है आपके, और चौथे जो है फ्यूल आपके जो मिनरल है। 4 तरह के इनके पार्ट है ना। तो थोड़ा सा हमने देखा सबसे पहले कि मिनरल या खनिज क्या होते हैं। तो हमने देखा
कि खनिज या मिनरल पृथ्वी के भूगर्भ से जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। और ये मूलतः कच्चे माल के रूप में या अयस्क के रूप में या और के रूप में पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं, और जो रॉ मटेरियल के रूप में निकाले जाते हैं उन्हीं को अयस्क कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम हम सीधे नहीं प्राप्त करेंगे, पहले पृथ्वी के अंदर से निकालेंगे तो बॉक्साइट होगा, और इसको प्यूरिफाई करके फिर एल्युमिनियम आएगा। हेमेटाइट मैग्नेटाइट का शुद्धिकरण करके पिटवां लोहा या ढलवां लोहा, इस तरह से आप ध्यान देंगे तो इस तरह से हम खनिजों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा हमने समझ लिया, तो जो खनिज हैं ये मूलतया जो है इस तरह में बांटा गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो अगले में हम देखेंगे कि उत्तराखंड राज्यों में खनिजों से संबंधित क्या क्या चीजें हैं। तो उत्तराखंड राज्य में खनिज की क्या स्थिति है, जरा हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य में खनिज का क्या स्थिति है, क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है मिनरल में। ये राज्य है आपका उत्तराखंड, और उत्तराखंड राज्य में जो खनिज है उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे उत्तराखंड राज्य में खनिज। अगला बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड राज्य में खनिज, है ना। उत्तराखंड राज्य में खनिज या मिनरल, उत्तराखंड राज्य में खनिज। और जब भी आपको राज्य में बेटा मिनरल के बारे में या खनिज के बारे में पूछेगा तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो राज्य है हमारा, यहाँ ना तो बहुत अधिक मात्रा में खनिज है और ना ही ऐसा है कि कोई खनिज मिलता ही नहीं है। तो जब भी ये पूछे कि ये राज्य हमारा खनिज के दृष्टिकोण से किस प्रकार का राज्य है, तो पहला ही आप लिखेंगे कि उत्तराखंड जो है खनिज की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। पहले में आप लिखेंगे कि उत्तराखंड जो है खनिजों की दृष्टि से, उत्तराखंड खनिजों की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। खनिजों की दृष्टि से जो है कैसा राज्य है, तो दृष्टि से एक जो है मध्यम श्रेणी का राज्य है। कैसा राज्य है, मध्यम श्रेणी का राज्य है। इसका कहने का मतलब ये है कि ना तो बहुत ज्यादा खनिज आपको यहाँ मिलेंगे और ना ही ऐसा है कि कोई भी खनिज यहाँ नहीं पाया जाता है। तो एक मध्यम श्रेणी का ये राज्य खनिजों की उपस्थिति के आधार पर आपको ये ध्यान देना है। अगला ही प्रश्न पूछेगा कि उत्तराखंड में जो सर्वाधिक खनिज है वो कहाँ मिलते हैं। तो उत्तराखंड राज्य में जब भी आपसे पूछेगा राज्य में सर्वाधिक जो मिनरल है, सर्वाधिक जो खनिज है, सर्वाधिक खनिज, ये आपको लिखना है कि ये आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, साथ में आपको लिखना है दून द्वार के क्षेत्रों में और लगभग जो है शिवालिक वाले एरिया में मिलता है। हालांकि सबसे ज्यादा जब भी पूछेगा तो सबसे ज्यादा जो खनिज होता है वो कहाँ मिलता है, तो मध्य हिमालय में। आपको अंडरलाइन करना है कि सबसे ज्यादा यदि खनिज पूछेगा तो सबसे ज्यादा खनिज आपको कहाँ मिलता है, मध्य हिमालय के ऊपर आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपने इसको लगाना है कि सबसे ज्यादा जो खनिज है वो आपका मध्य हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। और जब हम बात करेंगे कि उत्तराखंड राज्य खनिजों की दृष्टि से एक कैसा राज्य है, तो मध्यम श्रेणी का राज्य है। दूसरा आपने ये लिख देना है ना। आगे बढ़ेंगे तो राज्यों में जो खनिजों के निकालने के लिए जो विभाग है बेटा, तो कौन सा विभाग है जो, तो लिखेंगे राज्यों में खनिजों के निक्षेपण के लिए भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई। ये आपको तीसरे में लिखना है कि राज्यों में जो है खनिजों के, जो आपका खनिजों को निकालने के लिए भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय, इसके प्रति क्या है रेस्पॉन्सिबल आपका रहेगा, उसको जो है ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे खनिजों से, तो अगली बात करेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा लिख लेंगे राज्य जो खनन नीति है, राज्य खनिज जो नीति है वो थोड़ा सा लिख लेंगे। अगली बात करेंगे राज्य खनिज नीति, राज्य खनिज नीति क्या है इसको थोड़ा सा देख लेंगे। राज्य खनिज नीति या मिनरल पॉलिसी क्या है। और ये राज्य खनिज नीति जो आई थी ये आप सभी जानते हैं कि कब आई थी, तो 4 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड राज्य ने अपनी मिनरल पॉलिसी बनाई थी। कब बनाई थी, 4 अप्रैल 2001 को। आपने ध्यान रखना है कि इस राज्य के द्वारा
अपनी खनिज नीति बनाई गई थी, पॉलिसी बनाई गई थी पहली बार, है ना। और जब भी हम इस खनिज नीति की बात करेंगे तो इसमें ध्यान देंगे कि इसमें ये कहा गया था कि जो राज्यों में जो मिनरल है, जो ये राज्य में जो खनिज आते हैं, इस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में जो खनिज हैं, इन खनिजों को निकालने के लिए कुछ व्यवस्था की गई है। और ये खनिज यदि बात करेगा तो इसके लिए पहली जो संस्था बनाई थी वो बनाई थी उत्तराखंड वन विकास निगम। उत्तराखंड वन विकास निगम पहला ये बोला गया था, है ना। और उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना आपने की थी कब? 1 अप्रैल 2001 को। कब करी थी? 1 अप्रैल 2001 को। पहला आपको ध्यान रखना है कि इसके तहत आपका जो है 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। और इसमें यह कहा गया कि यदि आपको जो है क्या होगा, यदि आप ध्यान देंगे इसमें कि कोई भी जो है आपका जो जंगल वाले एरिया है या कोई वन है या फॉरेस्ट वाले जो एरिया है, यदि आपको यहाँ से मिनरल निकालना है इस फॉरेस्ट वाले एरिया से, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसके लिए जो है उत्तराखंड वन विकास निगम जो आपका जो है 1 अप्रैल 2001 को बनाएगा, इसको ये जो है जिम्मेदारी दी गई। और दूसरा बोला गया कि यदि जो है क्या है, यदि किसी राजस्व ग्राम के आसपास आपको मिनरल प्राप्त होते हैं, मान लीजिए ये कोई भी राजस्व ग्राम है इस तरह का, और इस राजस्व ग्राम के आसपास यदि आपको मिनरल प्राप्त होते हैं, ये राजस्व ग्राम है कोई, यदि यहाँ कोई खनिज प्राप्त होता है, जैसे आप लिख लीजिए मसूरी के आसपास ही आपको मिलेगा क्या, भट्टा क्यारकुली नाम के जो है एक गांव है, एक जगह है, और यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है। आप जो है अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इस जगह पर इस लाइमस्टोन को निकालने के लिए जो आपने विभाग बनाया है, वो विभाग इसके लिए आपने बनाया कि राजस्व ग्राम से यदि कोई खनिज निकालना है तो उसके लिए आपने बनाया, कुमाऊं क्षेत्र में बनाया कुमाऊं मंडल विकास निगम। क्या बनाया है? कुमाऊं मंडल विकास निगम। किसको ये जिम्मेदारी दी गई है? कुमाऊं मंडल विकास निगम को ये जिम्मेदारी दी गई है। और यदि आप गढ़वाल क्षेत्र में इसको देखेंगे तो गढ़वाल क्षेत्र में बनाया गया है गढ़वाल मंडल विकास निगम। किसको बनाया गया है? गढ़वाल मंडल विकास निगम को बनाया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये दोनों ही संस्थान स्थापित हुए 31 मार्च 1976 को। कब बने? 31 मार्च 1976 को। और ये भी कब बना? 31 मार्च 1976 को। और इसको जो है दोनों ही विभागों के जो स्थापना करने वाले हैं वो उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, ये कौन है? नारायण दत्त तिवारी, जिनको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। और 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के क्या रहे? पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। तो तब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उन्होंने जो है कुमाऊं मंडल विकास निगम 31 मार्च 1976, जिसका जो मुख्यालय है वो आप ध्यान रखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्तमान में नैनीताल में है, इसकी स्थापना करी। और गढ़वाल मंडल विकास निगम की यदि बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी में, इसकी स्थापना करी। तो थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखना है कि हम उत्तराखंड में जब देखेंगे तो खनिज भी दो तरह से हैं। एक तो जो फॉरेस्ट के अंदर खनिज है उनको निकालने के लिए उत्तराखंड वन विकास निगम बनाएगा। ये कब बनाएगा? 1 अप्रैल 2001 को। और यदि राजस्व गांव के बगल में कोई खनिज है तो उसके लिए हमने क्या बनाया? कुमाऊं में कुमाऊं मंडल विकास निगम 31 मार्च 1976 को। और गढ़वाल में बनाया गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये भी 31 मार्च 1976 को। कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नैनीताल में है। और गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो हेडक्वार्टर है ये आपका कहाँ दिखाई देगा? तो इसको आप देखेंगे कि ये कहाँ स्थापित है, तो ये आपका जो है पौड़ी गढ़वाल में स्थापित है। डन है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे कि ये जो खनिज नीति है इसी के तहत हमने बना रखी है खनिज निधि एक स्थापित कर रखी। क्या स्थापित कर रही है? खनिज निधि है, अकाउंट है इसमें बनाया हुआ। और उसमें लगभग जो भी यहाँ से पैसा आता है उसका कितना % आप स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, तो 5% आपको उसमें रखना होता है। जो राज्य खनिज निधि आपको ध्यान रखना है, ये आप जो है ध्यान रखते हैं इतना, ठीक। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि राज्य में खनिज, उत्तराखंड राज्य में जब भी बात करेंगे तो जो खनिज होते हैं वो खनिज मैक्सिमम रूप में या मैक्सिमम मात्रा में आपको कहाँ दिखाई देंगे? तो मध्य हिमालय में सबसे ज्यादा आपको मिनरल दिखाई देते हैं, है ना। इसके बाद जब भी पूछेगा तो उत्तराखंड राज्य खनिजों की दृष्टि से एक कैसा राज्य है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है एक मध्यम श्रेणी का राज्य। इसका मतलब ये है कि ना तो बहुतायत मात्रा में खनिज है, मिनरल है, और ना ही ऐसा है कि कोई भी खनिज यहाँ नहीं मिलते। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा
कि ये जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ पर खनिज नीति कब बनी थी। तो खनिज नीति कब बनी, 4 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड राज्य ने अपनी पहली मिनरल खनिज नीति बनाई थी। और इसमें आपने ध्यान रखना कि इसी के तहत एक खनिज निधि बनाई है, एक अकाउंट बनाया जिसमें 5% जो है जमा करना है। यदि वो बात करेगा कि ये जो मिनरल है राज्यों में, ये जो खनिज है, इनको निकालने के लिए क्या है, तो कुमाऊं क्षेत्र में या जो फॉरेस्ट वाले एरिया हैं वहां आप बात करेंगे कि उन एरिया के लिए बना रखा उत्तराखंड वन विकास निगम। और सीधा ही आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड वन विकास निगम कब बना, तो आपने लगाना है कि 1 अप्रैल 2001 को। और इधर आपने लगाना है कि जो राजस्व विलेज है, जो राजस्व गांव है, उनसे अगर आपको इसको निकालना है तो आपने जो है ये बना रखा कुमाऊं मंडल विकास निगम। एनडी तिवारी के समय में जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो ये स्थापित होता है 31 मार्च 1976 में। और फिर आपने बना रखा है गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये भी जो स्थापित हुआ 31 मार्च 1976। और इस एक का मुख्यालय अगर कुमाऊं की बात करेंगे तो नैनीताल है, और दूसरे की बात करेंगे तो आप जो है पौड़ी इसका हेडक्वार्टर लगाना है। यहाँ तक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। ये आपका जो खनिज आप पढ़ते हैं, मिनरल आप पढ़ते हैं ना, मैंने आपको शुरुआत करवाया। मिनरल थोड़ा सा टॉपिक आपका ऐसा है कि आप ध्यान देना बेटा, जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं इसको। मिनरल में जब भी बात करेगा कि खनिज क्या है तो आपने लिख दिया कि ऐसा जो है प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के अंदर से निकाले जाने वाले जो तत्व या यौगिक है उन्हीं को साधारणतया हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और खनिज जो है पृथ्वी के अंदर से ये रॉ मटेरियल के रूप में निकाले जाते हैं। ये लगभग जो है कैसे निकलते हैं यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग जो है कच्चा माल के रूप में निकालते हैं, जिसको अयस्क बोलते हैं। और अयस्क की बात करेंगे तो अलग अलग धातुओं के आप जानते हैं, जैसे आप एल्युमिनियम को बॉक्साइट पढ़ते हैं, लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, जो भी आपने ये पढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो मैंने बोला कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो 1955 में भारत में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय बनाया गया है, और सर्वे ऑफ इंडिया भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, आप ध्यान रखना है उसके बारे में। नेक्स्ट जब हम आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट बात करेंगे, मैंने बोला कि जब राज्य की बात करेंगे तो राज्य में खनिज नीति कब आई, 4 अप्रैल 2001 को। राज्य खनिज की दृष्टि से मध्यम श्रेणी का राज्य है, और राज्य में सर्वाधिक जो खनिज होते हैं बेटा वो मध्य हिमालय में मिलते हैं, आप ध्यान रखना है। और खनिजों के निक्षेपण के लिए भूतत्व बनाया गया। खनिज नीति 4 अप्रैल 2001 को आई। इसके अकॉर्डिंग यदि हम अभी देखें तो जो फॉरेस्ट क्षेत्रों से खनिज है उसको निकालने के लिए उत्तराखंड वन विकास निगम बनाया गया है, और जो राजस्व गांव है उसके लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की आपने क्या करी है, स्थापना करी है ना। अब हम बात करेंगे कि उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से खनिज हैं जो मुख्यतया कहाँ पाए जाते हैं, और फिर देहरादून जिले के एक एक खनिज को उठा लेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगला देखेंगे उत्तराखंड राज्य के प्रमुख जो खनिज हैं वो कौन कौन से हैं और कौन से कहाँ किसमें रैंक क्या है। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा क्या है। जब हम उत्तराखंड राज्य में खनिजों के ऊपर बात करेंगे या खनिज से कोई भी प्रश्न हमको लगाना है तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से खनिज यहाँ पर किस रूप में पाए जाते हैं। तो पहला आपको ध्यान देना है कि यहाँ जब हम बात करेंगे इस जगह पर पहली जब हम बात करेंगे तो आप ध्यान रखना, पहला इस राज्य में सबसे पहली बात करेंगे कि जो सर्वाधिक मात्रा, सबसे पहले यहाँ जो खनिज मिलता है वो चूना पत्थर है। उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला जो खनिज है वो चूना पत्थर या लाइमस्टोन है। और चूना पत्थर या लाइमस्टोन में पहला जो रैंक आता है वो किस जिले का आता है, देहरादून जनपद का। आपको ध्यान रखना है चूना पत्थर के उत्पादन में पहला रैंक किसका है, देहरादून। इसके बाद दूसरा जो खनिज है वो आपने लिखना है वो मार्बल या संगमरमर है। और संगमरमर आप जानते हैं, संगमरमर जब आपसे पूछेगा मार्बल को तो आप जानते हैं कि जब लाखों करोड़ों साल बाद जो जो चूना पत्थर होता है, जो लाइमस्टोन होता है, वो जब सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होता है, अवसादी से कायांतरित में चट्टान परिवर्तित होता है, तो उसी चूना पत्थर का क्या बनता है, संगमरमर। तो ये सिंपल सी बात है कि जहाँ जो है लाइमस्टोन ज्यादा होगा वहीं पर मार्बल भी आपका ज्यादा होगा। तो उत्तराखंड में संगमरमर के उत्पादन में भी पहला रैंक आपको किसका दिखेगा, तो देहरादून का। इसके बाद बात करेंगे कि इन्हीं क्षेत्रों में जहाँ चूना पत्थर होगा वहीं पर आपको कौन सा खनिज दिखेगा, डोलोमाइट दिखेगा। और डोलोमाइट के उत्पादन में भी आप ध्यान रखेंगे कि लगभग देहरादून जिले का पहला रैंक है, और टिहरी गढ़वाल इसमें सेकंड रैंक में आ जाता है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं तो कभी टिहरी गढ़वाल आगे आता है, कभी देहरादून, इसमें ध्यान। चौथा जो है वो आप ध्यान रखेंगे कि इसी क्षेत्रों में हमें एक मिनरल मिलता है जिसका नाम क्या है, सिलिका सैंड भी जो है इसी से संबंधित आपका जो है मिनरल है। और पांचवें नंबर पर हम ध्यान देंगे कि यहीं पर हमें क्या मिलता है, खड़िया मिलता है या चौक मिलता है या सेल खड़ी मिलता है, खड़िया, चौक या सेल खड़ी। तो ये लगभग सारे के सारे ऐसे हैं जो एक ही परिवार से संबंधित है, लाइमस्टोन से संबंधित है, चूना पत्थर है, मार्बल है, डोलोमाइट है, सिलिका सैंड है।
और आपका क्या मिल जाएगा, खड़िया चौकिया सेल खड़ी, लगभग जो है सभी में पहला रैंक आपका देहरादून जिले में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, तो यदि वो बात करेगा, इसके बाद सेकंड हम बात करेंगे कि लगभग जो दूसरे नंबर पर है आपका, अगर बात करेंगे यूरेनियम में, तो यूरेनियम के उत्पादन में उत्तराखंड में जो पहला रैंक आता है यूरेनियम में, वो आपको ध्यान रखना है कि सर इसमें जो रैंक आता है वो किसका है, टिहरी गढ़वाल का, और इकलौता जिला है जहां आपको यूरेनियम मिलेगा। तो आपने ध्यान देना है यूरेनियम में कौन आगे है, टिहरी गढ़वाल। यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि यदि वो आपको पूछे कि बेराइट्स के उत्पादन में पहला रैंक किसका है, तो बेराइट्स एक मिनरल है, बेराइट्स के उत्पादन में भी पहला रैंक किसका आ जाता है, देहरादून का आ जाता है। इसके बाद अगला अगर पूछेगा कि मैग्नेसाइट के उत्पादन में पहला रैंक किसका है, तो मैग्नेसाइट के उत्पादन में जब भी पूछेगा तो आपको ध्यान देना है कि सर अल्मोड़ा वो पहला जिला है जहां मैग्नेसाइट सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। इसके बाद पूछेगा कि जो लोहा है, लोहे के उत्पादन में पहला रैंक किसका आता है, तो लोहे में पहला रैंक जो आता है वो किसका आता है, नैनीताल का, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से यदि आपसे पूछेगा कि तांबा के उत्पादन में पहला रैंक किसका आता है, तो तांबा के उत्पादन में आपने लिखना है कि पहला जो रैंक है वो किसका आता है, अल्मोड़ा का आता है। यदि आपसे पूछेगा कि जो गंधक है, गंधक आप देखते हैं कि सबसे पहले चमोली में है, तो गंधक में आप ध्यान देने कि पहले चमोली है, और चमोली के साथ साथ देहरादून के भी कुछ एरिया है जहां गंधक या जो मार्कशीट है ये आपको दिखाई देगा। इसके बाद जो खनिज आता है वो आपका एस्बेस्टस है, और एस्बेस्टस हालांकि बहुतायत मात्रा में मिलता नहीं है, तो एस्बेस्टस के उत्पादन में आपका देहरादून टेरी या ये वाला एरिया आपको दिखाई देगा। तो ध्यान देना है, इस तरह से उत्तराखंड में आपसे पूछा जाएगा कुछ खनिज हैं और कौन से खनिज किस स्थान पर सबसे ज्यादा मात्रा में है। यदि आपको कभी भी बोलेगा कि उत्तराखंड में जो सोना है वो किस नदी की रेत में सबसे ज्यादा मिलेगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपने लगाना है पश्चिमी रामगंगा। पहला किसको लगाना है, पश्चिमी रामगंगा, वो नदी जिसको राठ वाहिनी कहते हैं। और दूसरा आपने लगाना है कि अलकनंदा नदी की जो रेत है इसमें भी आपको कुछ मात्रा में क्या मिलता है, सोने के अवक्षेप निक्षेप मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड में आपने लोहा पूछेगा नैनीताल लगाना है, मैग्नेसाइट पूछेगा अल्मोड़ा लगाना है, बेराइट्स पूछेगा देहरादून लगाना है, यूरेनियम पूछेगा टिहरी गढ़वाल लगाना है, लाइमस्टोन पूछेगा देहरादून लगाना है, संगमरमर पूछेगा मार्बल देहरादून लगाना है, डोलोमाइट पूछेगा देहरादून लगाना है, सिलिका सैंड लगभग जो देहरादून ही कर देना है, खड़िया चाक सेल खड़ी आप देहरादून कर देना। तांबा पूछेगा तो अल्मोड़ा के क्षेत्र में, अल्मोड़ा को ताम्र नगरी कहते हैं। गंधक पूछेगा तो चमोली देहरादून आ जाएगा। एस्बेस्टस पूछेगा तो लगभग आपका देहरादून टिहरी चमोली लगाना है। सोना पूछेगा किन नदियों की रेत में मिलेगा, तो आपको ध्यान देना है कि ये भी लगभग जो है कहाँ मिलता है, तो आपका जो है पश्चिमी रामगंगा या राठ वाहिनी या अलकनंदा नदियों के बॉटम पर कुछ अंश इसके मिलते हैं, है ना। प्रॉपर कोई माइन नहीं है इसकी, आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया रैंक उत्तराखंड का। अब देहरादून जिले में कौन कौन से खनिज आपको मिलेंगे उसके ऊपर चलते हैं। तो अगली स्लाइड पे हम चलेंगे कि देहरादून में कौन कौन से मुख्यतः खनिज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइमस्टोन की, और देहरादून डिस्ट्रिक्ट के खनिज को हम देखेंगे। तो ये आपका देहरादून जिला है, और देहरादून जिले में कौन कौन से आपको खनिज मिलेंगे इनके ऊपर आपने बात करनी है कि इस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हमें मिनरल मिलते हैं। तो देहरादून जिले में जब भी पूछेगा, नेक्स्ट हमने बात करनी है, उत्तराखंड को हमने थोड़ा सा देख लिया है। अब हम बात करेंगे कि इस देहरादून जिले में कौन कौन से खनिज हमको देखने को मिलते हैं। ये जो जिला है आपका देहरादून जनपद, और देहरादून जनपद में कौन कौन से खनिज, जनपद में मिलने वाले खनिज, है ना। और जब भी हम बात करेंगे देहरादून जनपद में मिलने वाले खनिज की, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है देहरादून जनपद में पहला ही जो खनिज है वो आप पढ़ेंगे, वो चूना पत्थर है या वो लाइमस्टोन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्या मिलता है, पहले नंबर पर मिलता है चूना पत्थर। देहरादून में सबसे पहला ही जो मिनरल लिखना है वो चूना पत्थर है, या इसी को आपने लिख लेना है कि ये क्या है, लाइमस्टोन यहाँ पर मिलता है सबसे ज्यादा मात्रा में। देख पहला जो खनिज है वो देहरादून जनपद का क्या लिखेंगे, चूना पत्थर या लाइमस्टोन लिखेंगे, है ना। जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका जो है क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और कैल्शियम कार्बोनेट का जब भी आपको सूत्र बोलेगा तो आप लिख लेना CaCO3 के रूप में, इसको आप लिखेंगे, ध्यान देना है आपने, ये है ना। थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये चूना पत्थर जो है किस तरह का मिनरल है। तो हम देखते हैं कि किस तरह का मिनरल है लाइमस्टोन। तो जरा देख लेंगे कि किस तरह दिखता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। थोड़ा सा इसको स्लाइड पे देख लेते हैं कि लाइमस्टोन जो है वो किस तरह का आपका मिनरल है।
कौन सा? नहीं ये तो गंधक है। अरे मैं फोटो लाया था पता। चलो इसी में देख लीजिए, फिलहाल ये देख लीजिए। ये आपका लाइमस्टोन, आपका इस तरह का मिनरल है, ये आप देख लेना है, ये लाइमस्टोन है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह का एक मिनरल है, ये लाइमस्टोन है, ये वाला, ठीक है। ये लिखा हुआ है लाइमस्टोन यहाँ पर, ये लिखा हुआ है। और ये जो है ये आपका इसी से डोलोमाइट बनता है, और इसी का जो अपर रूप है ये आपका मार्बल बनता है। तो तीनों को आपने ध्यान देना, ये डोलोमाइट है, ये आपका लाइमस्टोन है, ये वाला, ये चूना पत्थर है, और ये आपका जो है डोलोमाइट है, ये आपने देख रखा है, ये क्या है, डोलोमाइट है, और ये आपका क्या है, मार्बल है। ये आप सब चूना पत्थर के ही अवयव है ना। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं पहला जो मिनरल है वो कौन सा है, लाइमस्टोन। और जब भी हम चूना पत्थर की बात करेंगे तो पहला ही इसमें पूछेगा कि जो ये लाइमस्टोन है ये मुख्यतः कहाँ मिलता है। तो पहला हम लिखेंगे कि लाइमस्टोन या चूना पत्थर जो है वो अवसादी चट्टानों में मिलने वाला खनिज है। कैसे रॉक में मिलने वाला है, अवसादी चट्टानों में मिलने वाला खनिज है। मेटा जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है, प्राइमरी जो रॉक होती है वो इग्नियस या आग्नेय चट्टानें होती हैं, लावा से निर्मित होती है, और उनके टूटने फूटने के बाद सेकेंडरी जो रॉक है वो सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानें हैं, और उन्हीं अवसादी चट्टानों के बीच में इस तरह से ये आपका चूना पत्थर मिलता है। और इसके बाद जब लाखों साल ये धरातल के अंदर रहेगा तो इसी यही जो है आपका मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि चूना पत्थर जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से प्राप्त होता है, तो अवसादी चट्टानों से। और पहला जो खनिज है वो आपको देहरादून जिले में क्या मिलेगा, तो चूना पत्थर। और चूना पत्थर इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये जो है चूना पत्थर है ना। थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं कि यदि हम बात करेंगे तो उत्तराखंड राज्य में जो चूना पत्थर है वो कहाँ से मिलता है, तो अवसादी चट्टानों से। सेकंड, इसके बारे में जब भी आपको पूछेगा तो आपने लिखना है कि देहरादून जनपद उत्तराखंड राज्य में जो चूना पत्थर है वो कहाँ कहाँ मिलता है। तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में जो लाइम स्टोन है वो आपको लिखना है कहाँ मिलता है। तो सर्वाधिक मात्रा में आपने लिखना है कि जो लाइम स्टोन या चूना पत्थर है ये पहले नंबर पर जो रैंक आएगा वो किसका है, देहरादून जनपद में सबसे ज्यादा चूना पत्थर मिलता है, पहला लिख लीजिए। दूसरा जो रैंक है वो किसका है, टिहरी गढ़वाल जनपद का आता है। दूसरा सबसे ज्यादा चूना पत्थर आपको कहाँ मिलेगा, तो टिहरी गढ़वाल में मिलेगा। तीसरा पौड़ी और चमोली, हालांकि ये प्रॉपर रैंक नहीं है, बाद वाले बदलते रहते हैं। तो तीसरे पे पौड़ी है, और चौथे नंबर पे आपको कौन देखने को मिलेगा, तो चमोली मिलेगा। ये आपका हो गया। इसके बाद जो आपसे पूछेगा वो प्रश्न ये रहेगा कि देहरादून जनपद में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि कौन कौन से क्षेत्र है देहरादून के जहां जो है चूना पत्थर सबसे ज्यादा मिलता है। तो सबसे पहले ये जो कालसी वाला एरिया है, ये वाला, इस कालसी का जो है जो बाड़ाकोट है, इस कालसी का बाड़ाकोट या बाड़ाकोट और मंदराम का क्षेत्र, पहला कौन सा एरिया आ जाएगा, तो कालसी का बाड़ाकोट या मंदराम का एरिया, जहां पर देहरादून जनपद में चूना पत्थर मिलता है। ये कालसी का बाड़ाकोट और मंदराम वाला क्षेत्र, पहला आपको इसको लगाना है। और इसके बाद यदि दूसरा पूछेगा तो ये आपने लगाना है डोई वाला क्षेत्र, ये आपका देहरादून ऋषिकेश के पास दूसरा जो सबसे ज्यादा यहाँ पर खनिज मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, वो मिलेगा डोई वाला क्षेत्र में। दूसरा क्या है, डोई वाला। तीसरा जो आपको मिलेगा कि सबसे ज्यादा कहाँ, ऋषिकेश के पास है नीलकंठ और पठरान। ये ऋषिकेश का जो एरिया है यहीं पर चूना पत्थर के लिए फेमस है, नीलकंठ का क्षेत्र। और नीलकंठ के साथ साथ कौन सा एरिया है, पठरानू का एरिया है। और यहीं पर इसी क्षेत्र में आपको मिलेंगे बेली और भड़ासी वाले क्षेत्र, बेली और भड़ासी नाम के जो स्थल है वो आपको यहाँ मिलेंगे, ध्यान रखें, है ना। तो जब भी आपको इसके उत्पादन के बारे में बात करेगा तो एक तो ऋषिकेश के आसपास नीलकंठ और पठरानू, बेली, भड़ासी है, और देहरादून से आगे ऋषिकेश की तरफ को आपको डोईवाला का क्षेत्र है, और मंदराम, बाड़ाकोट, कालसी में जो क्षेत्र है ये आपको सबसे बड़ा जो क्षेत्र है लाइमस्टोन का वो यही वाला दिखेगा। तो जब भी इसका उत्पादन पूछे आपने ध्यान देना है देहरादून जनपद में, तो हमने लगाना है बेली, भड़ासी, नीलकंठ, पठरानू। इनको पढ़ भी लेना है क्योंकि ये पूछा जाएगा कि जो देहरादून जनपद के बेली और भड़ासी क्षेत्र है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए फेमस है, तो आपको चूना पत्थर लगाना है ना। तो प्रश्न जिस तरह से वो पूछता है बस उतना आप लेवल लेके चलिए। यदि चूना पत्थर की बात करेगा तो इसका जो है जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 इसका सूत्र है। इस तरह से इसका जो पिक आपको दिखाई देगा। और जब भी पूछेगा तो ये जो लाइमस्टोन है ये अवसादी चट्टानों के रूप हैं। जब भी पूछेगा उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो लाइमस्टोन है उसके उत्पादन में रैंक, तो पहला देहरादून, दूसरा टिहरी,
2 रैंक थोड़ा सा ठीक कर लेना। उसके बाद जो है पौड़ी और चमोली, यहाँ उतनी ज्यादा मात्रा में लाइमस्टोन होता नहीं है। इसके बाद आपको पूछेगा वो कि जो आपका उत्पादक क्षेत्र है देहरादून में, वो कालसी का, बाड़ाकोट और मंदराम का एरिया सबसे बड़ा लाइमस्टोन का क्षेत्र है ये। और इसके बाद डोईवाला में है बेली, बड़ासी, नीलकंठ और पटरानू का एरिया, ऋषिकेश और उसके आसपास के एरिया हैं जहाँ लाइमस्टोन आपको बहुतायत मात्रा में दिखाई देगा, आपको ध्यान रखना है ना। अब यहाँ से आगे आएंगे तो इसमें प्रश्न आता है कि देहरादून क्षेत्र में जो है, जब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लिखना है कि देहरादून में सर्वोत्तम किस्म का लाइमस्टोन पाया जाता है, या देहरादून के आसपास के जो एरिया हैं, तो देहरादून क्षेत्र में ये बार बार आपसे पूछेगा, क्षेत्र में सर्वोत्तम किस्म का जो है लाइमस्टोन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोत्तम किस्म का क्या मिलता है, यहाँ पर चूना पत्थर मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और यदि उपयोग पूछे तो आप जानते ही हैं कि चूना बनाने में, सीमेंट उद्योग में लगभग इनके उपयोग किए जाते हैं, चूना बनाने में और सीमेंट उद्योग में भी इसका हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो लगभग जो है ध्यान रखना है। ये पहला क्या था आपका, लाइमस्टोन के बारे में मैंने आपको बताया कि पहला जो खनिज है वो क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला जो खनिज यहाँ पर लगाना है वो आपका मार्बल आ जाएगा। दूसरे नंबर पर हम किसको पढ़ेंगे, तो मार्बल या संगमरमर को पढ़ेंगे। और मार्बल इसी के जो है एक रूप है, लाइमस्टोन का ही रूप है। मैंने अभी आपको दिखाया था कि मार्बल जो है वो चूना पत्थर का ही एक रूप है। और जब करोड़ों साल तक जो है लाइमस्टोन माटी के नीचे रहता है तो दबाव, तापमान की वजह से इसका जो कन्वर्जन है, इसका जो बदलाव है वो किसमें हो जाता है, ये मेटामॉर्फिक रूप में बन जाता है। और फिर इस तरह से चूना पत्थर से ही हम क्या प्राप्त करते हैं, तो मार्बल या संगमरमर। तो दूसरा 2 लाइनों में इसको जरा देख लीजिए। दूसरा जो खनिज है वो आपको लिखना है क्या, संगमरमर के बारे में बात करना है। संगमरमर या इसी को आप क्या बोलेंगे, तो मार्बल बोलेंगे, इसको ध्यान देना है ना। और संगमरमर जो है आपका, ये जो है किससे किससे बनता है, तो ये जहां पर चूना पत्थर है, आप ध्यान रखेंगे, ये चूना पत्थर का जो रॉक है, चूना पत्थर की जो चट्टाने हैं, जो अभी अभी मैंने बोला कि सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है, जब इसके नीचे हजारों साल तक ये चूना पत्थर रहेगा तो फिर लगभग दबाव की वजह से या तापमान की वजह से ये जो है, ये जो चूना पत्थर की चट्टाने हैं, ये नॉर्मली कौन सी चट्टाने, अभी मैंने बोला सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी चट्टाने हैं। और ये कन्वर्ट होकर किस में बदल जाएगी, तो मेटामॉर्फिक में ये क्या बन जाएगी, कायांतरित चट्टाने ये बदल जाएगी, किसमें, कायांतरित चट्टानों में, है। और कायांतरित चट्टानों का ही रूप है कौन सा, जो मार्बल है आपका, वो क्या है, मेटामॉर्फिक आपका रॉक है, आपको ध्यान रखना है। तो इसी लाइमस्टोन से कन्वर्ट होकर हमने देखा कि जब ये लाइमस्टोन कई लाख वर्षों तक, कई करोड़ वर्षों तक माटी के नीचे हैं, तो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये कन्वर्ट होके यही किस में बन गया, मार्बल में। और यही चूना पत्थर से हम क्या प्राप्त करते हैं, मार्बल प्राप्त करते हैं, ये ध्यान रखना है ना। तो उत्पत्ति सबको क्लियर हो गया कि मार्बल का जो निर्माण होता है ये चूना पत्थर का ही कन्वर्ट होके, चूना पत्थर में ही बदलाव होके जो है क्या बन जाता है, तो मार्बल बन जाता है ना। यदि आपको कभी भी ये पूछे कि ये जो संगमरमर या ये जो मार्बल है, यदि इसके बारे में कभी भी पूछे, तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में जब इसके बारे में चर्चा होती है मार्बल, तो सर्वोत्तम किस्म का जो आपको भारत में मार्बल मिलेगा ना, ये राजस्थान के एरिया में मिलेगा। जब भी आपको कभी ये पूछे तो इंडिया में जो सर्वोत्तम किस्म का मार्बल है, सबसे उच्च कोटि का मार्बल है, आपको जीएस में मिलेगा भी। तो इस मार्बल की सर्वोत्तम किस्म आपको कहाँ मिलेगी, तो इसकी सर्वोत्तम किस्म आपको मिलेगी राजस्थान के एरिया में। कहाँ मिलेगी, राजस्थान में। और राजस्थान में भी इसके लिए एक फेमस माइन है जिसका नाम है मकराना की खान। कौन सी माइन आपको मिलेगी, तो मकराना खान। और मकराना खान में भारत का सबसे शुद्ध मार्बल मिलता है। क्या मिलता है, भारत का सबसे शुद्धतम जो मार्बल है, सबसे शुद्ध जो मार्बल है वो किस माइन में मिलता है, मकराना से। और यहीं से आप बात करते हैं कि जो आपका ताजमहल है आगरा में, जो उसके ऊपर जो संगमरमर लगा है, ये ताजमहल के ऊपर जो संगमरमर लगा है, ये ताजमहल में जो संगमरमर यूज हुआ है वो इसी मकराना खान से लाया गया संगमरमर यूज हुआ या मार्बल यूज हुआ है। तो सबसे सर्वोत्तम जो माइन है आज भी वो राजस्थान में मकराना की खान, आपको ध्यान रखना है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि उत्तराखंड में संगमरमर के उत्पादन में यदि पूछेगा इस मार्बल के उत्पादन में, तो सबसे ज्यादा उत्पादन मैंने आपको बता रखा है, आपने लगाना है कि पहला कौन सा है सर, देहरादून है, क्योंकि लाइमस्टोन में भी पहले रैंक में कौन आता था, देहरादून। दूसरा यदि रैंक पूछेगा तो आपको चमोली लगाना है, दूसरे नंबर पर कौन है, चमोली है। और तीसरे नंबर पर यदि आपको पूछेगा तो कौन लगाना है मार्बल में, टिहरी गढ़वाल लगाना है। तीसरे नंबर पर किसको लगाना है, टिहरी गढ़वाल को। और चौथा जो रैंक है वो नैनीताल का, हालांकि बहुत ज्यादा मात्रा में है नहीं, तो रैंक थोड़ा सा नीचे ऊपर हो जाता है।
पहला रैंक आपको लगभग ध्यान रखना है कि मार्बल के उत्पादन में भी कौन सा जो है सबसे ज्यादा प्रथम स्थान रखना है, तो ये आपका देहरादून है। और जब भी आपसे पूछेगा कि सबसे शुद्ध रूप में जो मार्बल मिलता है उत्तराखंड में, सबसे प्योर क्वालिटी का जो मार्बल मिलता है, संगमरमर मिलता है, ये आपके देहरादून के पास भट्टा मसूरी वाले क्षेत्र में मिलता है। और ये जो है क्रीम रंग का मार्बल है, क्रीम रंग का जो है ये आपको मार्बल मिलेगा। सबसे उत्तम क्वालिटी का जब भी पूछेगा तो देहरादून के आसपास ये जो भट्टा वाला एरिया है, क्यारकोली का एरिया है, वहां सबसे शुद्ध या उन्नत क्वालिटी का आपको क्या मिलेगा, तो ये आपका जो है मसूरी देहरादून के पास क्रीम कलर का आपको मार्बल मिलेगा। तो लगभग मार्बल में इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे तो तीसरा जो मिनरल है ये आपने पढ़ना है डोलोमाइट को। अगली हम बात करेंगे किस मिनरल के ऊपर, तो अगली बात करेंगे डोलोमाइट के ऊपर, और डोलोमाइट भी चूना पत्थर से ही बनता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट जो मिनरल है हमारे पास वो हम लिखेंगे तीसरे नंबर पर, वो है डोलोमाइट। डोलोमाइट की बात कर लेंगे, देहरादून जिले में कौन से खनिज की बात कर लेंगे, डोलोमाइट की। अगला जो मिनरल है वो आप क्या लिख लेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे डोलोमाइट। इसका जो आपका रासायनिक सूत्र आपको मिलेगा वो है MgCO3 इंटू CaCO3। इसका जो आपका रासायनिक सूत्र है वो है MgCO3 इंटू CaCO3। इस तरह से आपको मिलेगा। इसका जो है ये पूछ भी लेते हैं बेटा कि डोलोमाइट का जो आपका सूत्र है वो क्या है, तो ये आपको लिख लेना है MgCO3 इंटू CaCO3 आपको लगाना है ना। अब डोलोमाइट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर डोलोमाइट किस तरह का जो मिनरल है, किस तरह का खनिज है। तो जरा एक बार फिर देख लीजिएगा डोलोमाइट किस तरह का है। इस तरह से हमने देखा, अब तक हम सारे मिनरल को देखते आ रहे हैं। तो डोलोमाइट बिल्कुल जो है चूने की तरह एक सफेद रंग का जो आपको मिनरल दिखाई देगा। ये देखो आप चूने, और चूने में ही आप पढ़ेंगे कि जब मैग्नीशियम की मात्रा लगभग 10% से अधिक हो जाएगी, इसको आप ध्यान देंगे कि यदि इस चूने में मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाएगी, मैग्नीशियम यदि चूना पत्थर में 10% से अधिक हो जाए, कितने परसेंट से, 10% से अधिक हो जाएगा, तो फिर वो जो चूना पत्थर है उसी चूना पत्थर को हम क्या नाम दे देते हैं, तो उसी चूना पत्थर को हम डोलोमाइट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, डोलोमाइट। बार बार आपको पेपर में दिखेगा, ध्यान रखना। तो जिस एरिया में चूना पत्थर मिलेगा उसी एरिया में आपको कौन सा मिनरल दिखाई देगा, तो डोलोमाइट भी उसी एरिया में आपको दिखाई देगा। ये आपने ध्यान रखना है। डन है। अब आगे बढ़ते हैं कि उत्तराखंड राज्य में मैंने बता दिया। तो पहला तो प्रश्न आपके लिए ये रहेगा कि डोलोमाइट जो है वो मूलतया आपको कहाँ दिखेगा, तो डोलोमाइट मूलतः जहाँ चूना पत्थर की चट्टाने हैं, जहाँ लाइमस्टोन होगा, जहाँ चूना पत्थर होगा, उसी एरिया में, चूना पत्थर वाले एरिया में ही, इन्हीं चट्टानों में ही आपको क्या दिखेगा, डोलोमाइट। क्योंकि चूना पत्थर से ही किसका निर्माण होता है, डोलोमाइट का। और मैंने ये बता दिया कि जब चूना पत्थर में 10% से अधिक क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, तो ये चूना पत्थर की जो चट्टाने हैं ये कन्वर्ट होके किस में बदल जाती है, डोलोमाइट में बदल जाती है। ठीक है ना। दूसरा, ये स्लाइड पे आप देख रहे हैं एकदम व्हाइट कलर का जो धातु है, ये डोलोमाइट यहाँ लिखा हुआ है, ये आपने ध्यान देना है। तो ये लगभग जो है डोलोमाइट है, इसको ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा डोलोमाइट में। तो उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो डोलोमाइट के उत्पादन में रैंक रखते हैं, तो फिर आपने इस तरह से उत्तराखंड राज्य का थोड़ा सा मैप बनाना है, मेहनत करना है थोड़ा सा इसके ऊपर। और फिर आपने लिखना है कि डोलोमाइट भी सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो डोलोमाइट के उत्पादन में भी पहला रैंक किसका आ जाएगा, देहरादून का आ जाएगा। यदि डोलोमाइट का भी उत्पादन पूछेगा तो आप पहले रैंक पर किसको लगाएंगे, देहरादून को, और दूसरे रैंक पर किसको लगाएंगे डोलोमाइट के उत्पादन में, टिहरी गढ़वाल को। सेकंड में किसको लगाएंगे, टिहरी गढ़वाल को। दूसरा रैंक आपका किसका मिलेगा, टिहरी का। और थर्ड रैंक यदि आपको पूछता है बाय द वे, तो आप पिथौरागढ़ लगा देंगे। तीसरे पर कौन है, राय पिथौरा द्वारा स्थापित जो शहर बेटा वो कौन सा है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ सोर वैली में आपका बसा हुआ शहर। तो दूसरा ये रहता है कि डोलोमाइट जो है उसमें उत्पादन में पहला रैंक किसका है, देहरादून का, दूसरा किसका है, टिहरी का, तीसरा किसका है, पिथौरागढ़ का। डोलोमाइट कहाँ मिलता है, तो अवसादी चट्टानों में ही। जब चूना पत्थर में मैग्नीशियम का मात्रा 10% से अधिक हो जाता है तो चूना पत्थर न कहला के डोलोमाइट हो जाता है। और यदि ये 45% से अधिक हो जाएगा तो इसको शुद्ध डोलोमाइट कह देंगे। हम क्या कह देंगे, शुद्ध डोलोमाइट। एकदम सफेद कलर का ये हो जाएगा। तो ये 45% से अधिक जब मात्रा हो जाती है मैग्नीशियम की तो शुद्ध डोलोमाइट होता है। और 10% से अधिक यदि होगा तो वो डोलोमाइट कहलाता है। चूना पत्थर के स्थान पर आपको ध्यान देना है ना। अब डोलोमाइट का जब भी हम बोलेंगे तो अगला वो प्रश्न पूछेगा कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो उपयोग आपको ध्यान देना है कि जब भी इसके उपयोग की बात करेगा वो, तो पहला हमने लिखना है कि डोलोमाइट का जो उपयोग है
वो पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में किया जाता है। पहला उपयोग किसमें होता है, तो पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में किया जाता है। पहला आपको ये लिखना है कि पहला उपयोग जो है किसमें होता है, वो होता है इस डोलोमाइट का पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने में किया जाता है। फर्स्ट आपको ये लिखना है। सेकंड जब भी पूछेगा तो दूसरा जो उपयोग है वो इन्होंने दिया है कि इसका उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। दूसरा उपयोग किसमें होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब भी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की वो बात करेगा तो आप जानते हैं कि जब किसी वजह से आपकी हड्डी वगैरह मुड़ जाती है तो वहाँ जो प्लास्टर लगाते हैं वही जो है क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो दूसरा उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, डोलोमाइट का। और तीसरा लिखा है कि तेजाब के निर्माण में, ये जो तेजाब का निर्माण किया जाता है, इस तेजाब के निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है, तो तेजाब के निर्माण में भी आपका किसका उपयोग किया जाता है, तो डोलोमाइट का उपयोग किया जाता है। तीन चीजें आपको ध्यान रखना। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि पहला क्या है, लाइमस्टोन है, उसी के साथ क्या है, मार्बल संगमरमर, उसी के साथ क्या है, डोलोमाइट है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट ये सारी धातुएं हैं। और इसमें मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है कि अवसादी चट्टानों में ये जो आपका लाइमस्टोन है, यदि इसमें 10% से अधिक आपका कहीं भी मैग्नीशियम आपकी धातु इसमें घुल जाएगी तो ये फिर आपका क्या हो जाता है, ये चूना पत्थर ना रहकर ये क्या बन जाता है, डोलोमाइट बन जाता है। और यदि आपका 45 से 50% से अधिक मैग्नीशियम हो गया तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अभी तक जो चूना पत्थर था या डोलोमाइट का प्रारंभिक रूप था, अब ये क्या बन जाता है, शुद्ध डोलोमाइट बन जाता है। आपको ध्यान रखना है दोनों बातों, है ना। और इसके बाद मैंने बोला कि यदि डोलोमाइट के उत्पादन में आपको पूछेगा तो पहला रैंक किसका है, देहरादून का, दूसरा रैंक किसका है, टिहरी गढ़वाल का, और तीसरा रैंक किसका आता है, तो पिथौरागढ़ का आता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने बोला कि उपयोग पूछेगा तो पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में और तेजाब के निर्माण में। ये जो डोलोमाइट आपको जो दिखाई दे रहा है स्लाइड पे, इस मिनरल का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, इस मिनरल का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं ना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अगला जो खनिज है वो इसी से संबंधित है, चौथा, और वो आप लिखेंगे सभी लोग, वो हमारे पास है लगभग जो है, ये आपका सेल खड़ी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेल खड़ी, या आपका क्या आ जाएगा, तो खड़िया आ जाएगा, या इसी को आप क्या कह देते हैं, चाक कह सकते हैं। इसी को आप क्या कह सकते हैं, चाक कह सकते हैं। या आप नेक्स्ट आप इसको लगाना, तो नेक्स्ट जो है वो सेल खड़ी, खड़िया या चौक आपका अगला मिनरल हो जाएगा। इसको आप ध्यान देना है, आपने थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, इसको ध्यान देना। तो अगला जो है वो सेल खड़ी, खड़िया या चौक लगा देंगे, है ना। और जब भी इसकी बात करेंगे तो ये इसी तरह का ही मिनरल है, जैसे आपको लाइमस्टोन दिख रहा है ऐसे ही ये जो है आपका सेल खड़ी इस तरह का ही आपको खनिज दिखेगा, इस तरह का। और ये सेल खड़ी जब भी आपको पूछेगा, जब भी आपसे बात करेगा तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है कि इसका उत्पादन में क्या है। तो पहला लिखेंगे कि उत्तराखंड में जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे तो सेल खड़ी में सबसे पहले लिखेंगे कि उत्तराखंड राज्य में इसके कौन कौन से उत्पादक जिले हैं। तो उत्पादन की जब भी बात करेगा, उत्पादन के ऊपर जब भी बात करेंगे तो पहला जो रैंक आएगा वो सेल खड़ी के उत्पादन में भी किसका लगा देना है, देहरादून का, है ना। सेकंड रैंक जो आपको पूछेगा खड़िया के, सेल खड़ी के उत्पादन में, ये किसका आ जाएगा, टिहरी गढ़वाल का। दूसरा रैंक किसका आ जाएगा, टिहरी गढ़वाल का, वो लिखता है। तीसरे नंबर पर जब आपसे पूछेगा तो आप लिख देना वो किसका है, पौड़ी का। तीसरे नंबर पर पौड़ी है। फिर आपका चमोली और नैनीताल आपको ध्यान रखना है, लेकिन 3 रैंक आपके लिए इनफ है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिन एरिया में आपको लाइमस्टोन चूना ये ज्यादा मिलेगा उसी जगह पर आपको सेल खड़ी, खड़िया या चौक लगभग देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यदि हम बात करेंगे इसके बाद कि देहरादून जिले में कहाँ कहाँ पर ये सेल खड़ी मिलेगा, तो थोड़ा सा आप इस तरह से मैप देख लीजिए, बहुत फटाफट से इसको देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ देहरादून में मिलेगा। तो सबसे पहला जो उत्पादक क्षेत्र है इसका, ये महागांव, ये आपका मसूरी और देहरादून के बीच में आपने इसने लिखा है कि पहला जो खड़िया उत्पादक क्षेत्र है वो महागांव है। दूसरा जो उत्पादक क्षेत्र है ये क्यारकुली, आपको याद रखना है, महागांव और क्यारकुली के एरिया मसूरी और देहरादून के बीच में आपको ये दिखेंगे, यहाँ खड़िया का उत्पादन होता है। तीसरा इसने बोल दिया कि ऋषिकेश के पास, अभी अभी हमने पढ़ा कि ऋषिकेश के पास क्या हो जाएगा, लक्ष्मण झूला। मैंने अभी अभी आपको बोला कि वो स्थल जहाँ रामायण काल में लक्ष्मण जी ने जूट की रस्सियों से इंद्रकुंड को पार किया था। 1889 में सूरजमल झुआनू वाला ने वहां पुल बनाया, झूला पुल। 1924 में टूट गया। 11 अप्रैल 1930 को उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग ने वहां पुल बनाया और अभी वहां पर उत्तराखंड का ग्लास ब्रिज बनाने की बात हो रहा है। तो वो लक्ष्मण गांव झूला के आसपास ऋषिकेश का जो एरिया है
ये आपका जब भी पूछेगा तो मसूरी और देहरादून आपने लिखना है, यही ज्यादातर पूछेगा। और ये आपका कहाँ लिखना है तो ऋषिकेश का एरिया, और यहीं पर आपका नीलकंठ वाला एरिया भी लिख देता है। दूसरा, इसी ऋषिकेश के आसपास में कौन सा एरिया है, नीलकंठ के एरिया में भी आपको खड़िया मिलेगा। और एक और दिया इसने नीट गांव और सोत नाला, ये भी इसी जगह पर स्थल है। तो आपने लिखना है कि अगला जो खड़िया के लिए फेमस है वो क्या है, नीट गांव है। और अगला क्या लिखना है तो वो है सोत नाला। ये सारे के सारे वो स्थल है जहां से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, खड़िया को। तो खड़िया इसी का जो है अपर रूप है, जैसे मार्बल था, डोलोमाइट था, वैसे ही सेल खड़ी और खड़िया को भी आपने एक नजर मार देनी है कि ये जो है सबसे ज्यादा देहरादून जिले में है। उसके बाद जो है आपका टिहरी में है, पौड़ी में है। और यदि हम बात करेंगे सेलकड़ी खड़िया चाक मूलतया कहाँ मिलता है, जहाँ आपका लाइमस्टोन है। और फिर हम बात करेंगे उत्पादक क्षेत्र महागांव, क्यारकुली, मसूरी के देहरादून के बीच में, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ ऋषिकेश में, ऋषि के आस नेट गांव और सोतनाला जो उत्पादक क्षेत्र है वो भी किसका उत्पादन कर रहे हैं तो खड़िया का उत्पादन करें। तो अगला हमारे पास हो जाएगा खड़िया या सेल खड़ी। और इस का जो अंतिम है वो आपका है जिप्सम, या नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद सिलिका सैंड की बात करेंगे ना। तो अगला जो है वो हमारे पास खनिज आ जाएगा, और ये खनिज हम लिखेंगे सिलिका सैंड के बारे में बात करेंगे। और इसके ऊपर हम जो है लिखेंगे कि जो सिलिका सैंड है ये भी देहरादून जिले में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो नेक्स्ट आप खनिज लिखेंगे जिसका नाम क्या है, सिलिका सैंड। लगभग पांचवा जो मिनरल आपको दिखाई देगा वो क्या है, सिलिका सैंड। और जब भी सिलिका सैंड की बात करेंगे तो इसका जो है रासायनिक नाम आपको मिलेगा सिलिकॉन डाई ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, सिलिकॉन डाई ऑक्साइड बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना है। इसके लिए जो नाम प्रयुक्त होता है वो है सिलिकॉन डाई ऑक्साइड के रूप में इसको जानते हैं, ऑक्साइड के रूप में आप इसको जानते हैं। और इसका जो सूत्र आपने लिखना है वो इन्होंने दिया है, ये दिया हुआ है इसका जो है SiO2, क्या दिया गया है, SiO2 दिया गया। इसका जो सूत्र है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो है सिलिका सैंड, या इसी तरह से जैसे आपका जो है लाइम स्टोन है वैसा ही एक सफेद रंग का इस तरह का जो है ये पदार्थ आपको मिलेगा। और इसी को ये क्या कह देता है, सिलिका सैंड कह देता है। क्या कह देता है तो इसी को सिलिका सैंड मतलब बालू कह देता है। और ये आपने ध्यान रखना है, अगला जो खनिज है वो ये है ना। अब सिलिका सैंड के बारे में जब भी आपसे पूछेगा तो सिलिका सैंड के उत्तराखंड में कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा मात्रा में ये कहाँ होता है। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे ज्यादा जो उत्पादन है सिलिका सैंड का वो कौन सा जिला कर रहा है, तो वो कर रहा है पिथौरागढ़। कौन कर रहा है, पिथौरागढ़ जिला सबसे फर्स्ट रैंक में जो आता है वो पिथौरागढ़ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है तो अल्मोड़ा आता है इसके उत्पादन में सिलिका सैंड के। और तीसरे नंबर पे जब आपसे पूछेगा तो सिलिका सैंड का उत्पादन जो है वो किस जिले में हो रहा है, वो देहरादून जिले में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो सिलिका सैंड हो रहा है इस तरह का जो बालू है ये आप देख रहे हैं। और इसका तीसरा नंबर पर किसका रैंक आता है, देहरादून का। उसके बाद उत्तरकाशी रहता है चौथे पर, पांचवें पे टिहरी है, छठे पे पौड़ी है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अब जब भी वो पूछेगा कि इस देहरादून जिले में कौन कौन से सिलिका सैंड के उत्पादक क्षेत्र हैं, तो आप इस तरह से मैप ले लेना, क्योंकि अभी आपने देखा कि इसका जो रैंक आता है उत्पादन में वो तीसरा आता है ना। और कौन कौन से एरिया होते हैं देहरादून जनपद में, तो एक मैप बना के आप लिख लेना थोड़ा सा चलते चलते। और सिलिका सैंड के उत्पादन में इन्होंने दिया है कि जो है सबसे पहला जो रैंक आता है ये टॉन्स घाटी का है। देहरादून जनपद में किस वैली में आपको मिलेगी, टॉन्स घाटी। और टॉन्स घाटी की जब भी आप बात करेंगे तो इस तरह से देहरादून का जब आप मैप बनाते हैं ये लगभग टॉन्स है, और टॉन्स लगभग ये हिमाचल प्रदेश है, ये आपका देहरादून जिला है। और इसके बीच में ये टॉन्स नदी बह रही। तो पहला जो सब उत्पादन है वो कहाँ होता है देहरादून जिले में, तो टॉन्स घाटी में। वैसे सबसे ज्यादा जब पूछेगा तो आपको पिथौरागढ़ जाना है, इसमें ध्यान रखना है ना। दूसरा जो उत्पादक क्षेत्र इन्होंने दिया है बोला है वो है कुमा बोरोला और मुधोला क्षेत्र। देहरादून जिले के ही कौन से, कुमा बोरोला, कुमा बोरोला और मुधोला के जो क्षेत्र है उनमें भी आपको कौन सा खनिज मिलेगा, तो ये सीधा पेपर में छपा होगा कि कुमा बोरोला और मुधोला क्षेत्र देहरादून जनपद में किस खनिज के उत्पादन के लिए फेमस है, तो सिलिका सैंड के लिए ये आपके क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये आप ध्यान रखते हैं ना। एक दो खनिज, दो तीन खनिज और बच गए जिनके ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा कराता हूँ क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम देहरादून जनपद के कुछ संस्थान देख लेंगे, और उसके बाद देहरादून हमारा कंप्लीट हो गया व्यक्तित्व पर्सनालिटी के साथ ही इसका जो है कुछ हम पेपर लगा लेंगे। तो चलिए, धन्यवाद हम लोगों से जुड़ने के लिए।
और आप थोड़ा सा जो भी क्लास देखते हैं वो जरा कमेंट अपने लिख दिया करें कि कुछ अगर इसमें सुधार करना है तो हम उस पर भी काम करेंगे। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।